14 साल साली रात मेरे साथ सो गई। मैं इसे बच्ची समझता था, लेकिन वो तो तूफान निकली। इसका जिस्म पूरा जवान हो चुका था। फिर आधी रात को साली ने मेरे जिस्म के साथ अपना जिस्म लगाया तो मेरी रात के 9 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं जान गया कि मेरी साली मुस्कान ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी। अब वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी, तो शायद इसे रात के इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो नीम बरहना नाट पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि यासिर भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी निगाह में तो मुस्कान एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार इसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कुल्ली की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही इसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहना नाट में उसके जिस्म का हर हिस्सा वाज़े नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने इसके वजूद से नजरें चाराएं और इसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख कर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 6 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त मुस्कान एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसीलिए मैं मुस्कान को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और मुस्कान सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर एक से बढ़कर एक चीज सामने आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने मुस्कान को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? मुस्कान कहने लगी कि यासिर भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पांव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ठीक तरह से लेट नहीं पा रही। मुस्कान की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है मुस्कान, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मुस्कान जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन मुस्कान ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि यासिर भाई, अब क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए मुस्कान के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से मुस्कान की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खिली और मेरे रूंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं कम उम्र बच्ची समझ रहा हूं, वो तो हर गुजरते पिल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाठे मारने लगा था। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर मुस्कान ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और आमना की शादी को 6 साल गुजर चुके थे और उन 6 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब आमना ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और आमना की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को आमना के मुताल्लिक बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ख़ानदान से बाहर वो किसी सूरत में मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं आमना की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। इसके बगैर तो एक पिल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदें पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राज़ी हो जाए, लेकिन वो राज़ी ना हुई और मैंने आमना के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब आमना के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने आमना के घर वालों को राज़ी कर लिया, लेकिन आमना के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था। काफ़ी अरसे में और आमना फाका कशी वाली ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो आमना ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था और इसीलिए मैं आमना के घर ना जाने के बराबर जाता था।
साल में 1 या 2 दफा। इसीलिए मैंने आमना की छोटी बहन मुस्कान को कभी ठीक से देखा भी नहीं था। न ही इस बात से वाकिफ था कि वो अब 14 साल की खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब आमना हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे ही नहीं, इसीलिए मजबूरना मुझे आमना की मां को बुलाना पड़ा। और जब हम आमना को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि आमना को एक दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। हमल के दौरान इसे बहुत सी बीमारियां हो चुकी थीं, इसीलिए इसका केस काफी मुश्किल था। आमना के वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे, इसीलिए आमना की वालिदा ने इसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया, क्योंकि वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसे बाद आमना की बहन मुस्कान को पहली दफा देख रहा था और मैं इसे देखकर हैरान रह गया था। मैं तो आमना की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन इसकी छोटी बहन तो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और इसे देखकर मैं आमना को भूल गया था। मुस्कान ने आमना की गैर मौजूदगी में घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि आमना घर में नहीं है। इसने सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मुस्कान आई है। शायद इसे किसी चीज की जरूरत थी। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मुस्कान तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूं। मैंने मुस्कान से कहा कि अच्छा किया जो तुम चली आई, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन मुस्कान को यूं नींद में देखकर मेरी नजरें बार बार उसके जिस्म का तवाफ कर रही थीं। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से इससे नजरें चारा कर अपने फोन में तवज्जो देने लगा। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक कर उसके वजूद पर जा रहा था और जब मैंने इसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ। वो कहने लगी कि ये सोफा बहुत ज्यादा छोटा है और मैं इस पर आराम से नहीं सो सकती। ये सुनते ही मैंने इससे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। मुस्कान ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा कि यासिर भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, ये आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मैं मुस्कान की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन आमना के पीछे मैंने अस्पताल में काफी भाग दौड़ की थी, इसीलिए मैं बेड पर एक कोने से होकर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा। आमना की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल महल्ला था। आमना की गैर मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल महल्ला था, जिससे मैं इस वक्त से गुजर रहा था। फोन चिल्लाते चिल्लाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही ना चला, और जब मेरी आंख खिली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मुस्कान मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही है। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को मुस्कान से दूर न कर सका और मैं भी करवट बदलकर उसके करीब हो गया, तो जैसे वो इस बात के इंतजार में थी। जैसे ही इसे इल्म हुआ कि मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूं, वो फौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगी और मैंने भी उसके हर जज्बे की खूब इज्जत अफजाई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके तो मुस्कान ने अपने फ़ोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीर खींची, जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मुस्कान के साथ रात गुजार कर मैं ऐसा खुश हुआ था जैसे कोई कलाफतह कर लिया हो। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला था। फिर मैं अस्पताल जाने के लिए निकल गया। मैं सारा रास्ता खुशी से जब अस्पताल में पहुंचा तो मेरी बीवी आमना की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि ये जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। आमना की मां भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं इसके साथ रहा लेकिन इसकी हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन आमना को और अस्पताल में रखना होगा।
ये सुनकर ना जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि जितने दिन वो अस्पताल में रहती मुझे इस मुस्कान के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा और रात के वक्त में इसकी उम्मीद से ये कहकर घर वापस आ गया कि मुस्कान घर पर अकेली होगी। अब मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में आमना के साथ किसी औरत के ही रुकने की इजाज़त थी। इसीलिए इसकी उम्मीद का रहना बहुत ज़रूरी था। जब मैं अस्पताल से घर वापस लौटा तो मुस्कान बहुत ही खुश थी। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं आमना आप ही की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैंने मुस्कान से कहा, इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आप ही की तो अलमारी है। इसने कहा कि चाबी दें। फिर मैंने इसे चाबी दे दी और वो आमना की अलमारी खोलकर एक एक चीज़ देखने लगी और आमना जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती वो निकाल निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी ब्लैक रंग की नाट पर हाथ रखा और इसे कहा कि वो आमना पर बहुत जचती है। ये सुनते ही मुस्कान वो नाट उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफ़ी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। आमना की नाट पहने वो इससे भी कहीं ज्यादा हुसैन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा जच रही है या आप ही पर ज्यादा जचती। ये सुनते ही मैंने इसे अपनी बाहों में भरा और बहुत मोहब्बत से इसे कहा कि ये तुम्हारे जिस्म पर बहुत खूबसूरत लग रही है। आमना तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम लग रही हो। मैंने इसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और खुद में इस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हसन की देवी भी हो सकती है। लेकिन मुस्कान तो हसन की सारी हदें पार कर रही थी। इसका पूरा ही बदन बहुत हुसैन था और मैं हर गुजरते पिल के साथ इस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात इस पर अपना प्यार लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक इसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो इसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं आमना को संभालते हुए घर ले आया। आमना को देखकर मुस्कान का चेहरा उतर गया था। इसने एक अजीब सी नज़र इस पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने आमना को कमरे में लाकर लिटा दिया। इसकी उम्मी ने मुझे इसकी दवाइयों के मुतालिक आगाह किया। मैं आमना की उम्मी के साथ बाहर बैठा उनकी बात सुन रहा था कि जब मैंने मुस्कान को आमना के पास जाते हुए देखा। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि मुस्कान ऐसी कोई बात इसके आगे नहीं कहेगी। थोड़ी ही देर में मुस्कान वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी कि चली उम्मी, अब हम घर चलते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चली गईं। मैंने मुस्कान को आखिरी बार अलविदाई निगाहों से देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। मुस्कान को जाता देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में पहुंचा तो आमना गुमसम सी बैठी हुई थी। मैंने इससे कहा, कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई तो हमें अल्लाह दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरी बात सुनकर इसने मुझे बहुत अजीब निगाहों से देखा और कहने लगी, मैंने जो खो दिया है इसे दोबारा पाना मुमकिन नहीं। आमना के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं उसके आगे ही बैठ गया और इसे कहने लगा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वो कहने लगी कि मुस्कान मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि वो मेरी खाला की बेटी है, जिसे खाला के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले आए थे। लेकिन मुस्कान को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी, क्योंकि घर में हर चीज़ मेरी थी और इसे वो हर चीज़ चाहिए होती है जो मेरे पास होती है। अब्बा ने कभी इसे किसी चीज़ की कमी महसूस न होने दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझ पर हसद में मुब्तला रही। इसकी नज़र हर इस चीज़ पर होती जो अब्बा मेरे लिए लाते, आज जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आया जाया नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर अपनी नज़रें नहीं जमाएगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा सा नहीं था कि वो मेरे हसद में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आमना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि मुस्कान ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियो दिखा दी है और सारी तस्वीर भी दिखा दी है जिन्हें हम दोनों एक साथ थे। आमना की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। मुस्कान ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों खिलौना बन गया था।
आमना की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। इसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शौहर भी। मैं आमना के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि जब इसने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी ब्लैक नाट मांग कर ले गई है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा इसके बदन पर जचती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा था जैसे इसके लफ्जों ने मुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया। वो वक्त जज्बात के हाथों में अपनी पूरी जिंदगी हार गया था और अब कभी आमना के आगे निगाह उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मुस्कान ने थोड़े दिन बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे ना देने का कहने पर मेरी तस्वीर वायरल करने की धमकी देती। मैं जिसे 14 साल की एक मासूम सादी मासूम बच्ची समझ रहा था, वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और आमना का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो गया था क्योंकि अब वो मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। थोड़े वक्त की लज्जत और मज़े ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।